एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल इन योर लाइफ एंड इन योर स्टडीज टू। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज, PYQ सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE 2017 के बोर्ड का पेपर, जिसमें हम सारे ही सेट्स को कवर करने वाले हैं। तो उस टाइम पर ना 3 सेट्स आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम सारी सेट्स को कवर करेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फर्स्ट भी पूरा सॉल्व करें, सेकंड भी एंड थर्ड भी। हम क्या करेंगे, हम सेट 1 को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर सेट 2 में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेट 1 में नहीं आए थे। सिमिलरली फॉर द सेट 3 हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उन दोनों सेट्स में नहीं थे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि उस टाइम पर जब 2017 में जो सिलेबस था दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नाउ अ डेज सिलेबस। तो आप कहोगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम सभी लोग अपने एग्जाम के पहले करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के बोर्ड में पेपर आता है, किस तरीके के हमें सॉल्यूशन लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारे आज के सिलेबस में नहीं है, उन टॉपिक्स को हम नहीं सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम हटा देंगे, उन क्वेश्चंस को हम नहीं। अब जहाँ पर भी देखोगे ना, अगर रैंडमली आपको 12 के बाद 14 दिख जाए, 13 नहीं, आप समझ जाना कि वहाँ पर 13th जो क्वेश्चन था ना वो हमारे सिलेबस का नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं सॉल्व कराया है। अब बात करें पेपर के पैटर्न की, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर कुछ 5 सेक्शंस आए थे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E। ठीक है, अब कभी कभी 4-5 सेक्शंस होते रहते हैं, उनमें सेक्शन वाइज ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक फॉर सेक्शन A ओनली 1 मार्क, सेक्शन B के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना है, क्योंकि हमारा पेपर तो हमको टाइम पर ही सॉल्व करना है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो चलो विदाउट डूइंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सेट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसको रीड करने से पहले आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलने वाले हैं ना, उनमें आप पूरे पेपर का एक एनालिसिस कर लोगे। वहाँ पर आप ये देख लोगे कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस उसमें से एग्जैक्टली अच्छे से आते हैं। तो आप ट्राई करोगे पहले उनको करने का, है ना। और हमेशा जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए अपना आंसर लिखेंगे, उससे हमारा टाइम तो बचेगा। कई ये मार्क्स हमने देखा नहीं हुआ, वो 1 नंबर का हमने लिख दिया पूरा 1 पेज, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम पेपर सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में सोचकर आराम से लिखेंगे। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर मैं रीड करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 1। निक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ओके, and same radius are connected in series. As they are connected in series, the current I is also same because series में connected है. Which wire gets heated up more? Justify your answer. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देने से पहले मैं आपको इसके बता देती हूँ कि क्यों कौन सा वायर ज़्यादा हीट हो रहा है, उसका भी आंसर दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है निक्रोम वायर की, दैट इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, बिकॉज निक्रोम वायर इज इन अलॉय एंड कॉपर वायर इज इन मेटल। ठीक है, एंड मेटल इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 मेटल, बट alloy is a consist of 2 or more metals। ठीक है, तो यहाँ पर as the resistivity is more, the resistance is also more। कहाँ से हो जाएगा? then resistance is rho L upon A and length and area is constant for both the wires because they have same length and same radius। from here you can see resistance is directly proportional to the resistivity, so resistance of nichrome wire is also greater than the resistance of copper wire। and from the Joule's law of heating, current is same in the series, there is no mentioning of time, so H is directly proportional to the R, so the resistance is greater for the nichrome wire, so heat for nichrome wire is also greater than the heat for copper wire। okay, from here you can conclude that what you have to write, that you have to write nichrome and copper wires of same length and same radius are connected in series, then nichrome wire gets heated up more because the resistivity of the alloy is greater than the resistivity of metal, like resistivity of nichrome wire is greater than the resistivity of copper।
ठीक है, वहाँ पर पूरा अपना आंसर लिखकर, अब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, वहाँ पर मेंशन नहीं करना है, बिकॉज ये ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने वहाँ पे ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो आप उतना ही आंसर लिखोगे जितने से आपको मार्क्स मिल जाए। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का है। ठीक है, इसमें पूछा है कि डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, इतना ही तो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिगर भी दिख रहा है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दैट मीन ईएम वेव्स का। तो यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हो कि ये जो रेड कलर की जो वेव्स हैं दैट इज द ई वेव्स, एंड ये जो ब्लू कलर की वेव्स है दैट इज बी वेव्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ये जो जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दैट एवरीवन नोज, एंड ये ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑल्सो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। Okay, and also we know that momentum for this case is energy upon c. What is c? Speed of light. What is p? P is the momentum. ठीक है, तो आप वहाँ पर इजीली वहाँ बता सकते हो, रीज़न आपका ये है ही क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है इसमें एंड मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है, और डायग्राम भी आपको देख लिया तो इससे आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो गया कि ईएम वेव्स किस तरीके की होती है, क्यों वहाँ पर होती है। ठीक है, चलो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेट 1, जिसमें पूछा गया है कि हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, गिव रीजन। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि ये रहा हमारा एक प्रिज्म, इस पर पहले आ रही थी इंसिडेंट जो लाइट थी वो वॉयलेट कलर की थी, और अब जो इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आ रही है वो अब रेड कलर की हो गई है, तो इसके एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर क्या अंतर पड़ेगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और अगर हमें याद हो तो हम जानते हैं एक विबग्योर, जो लाइट की जो वहाँ पर रेज होती है वो विबग्योर फॉर्म में होती है, तो यहाँ से यहाँ तक हम जब चल के जाते हैं तो जो वेवलेंथ है हमारी वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स जो वेवलेंथ है रेड लाइट की दैट इज फार ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर वॉयलेट लाइट। ठीक है, अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर वेवलेंथ का हमें रिलेशन पता चल जाए तो हम इजीली अपना आंसर दे पाएंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, फिर आप देखो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये फॉर्मूले कुछ याद है। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि जो ये म्यू है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, म्यू जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, हमें ये वाला रिलेशन समझ में आएगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट। ठीक है, और यहाँ से अगर देखोगे तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम, सो वी कैन कंक्लूड दैट डेल्टा एम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ओके, तो यहाँ से जब हमें ये मिला तो यहाँ से ये भी हो गया कि डेल्टा एम फॉर रेड लाइट is less than delta m for violet light. That means angle of minimum deviation for red light is decreases as compared to the violet light. क्लियर हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। यहीं पर हम अपना आंसर एंड करेंगे। आप इसको अपने लैंग्वेज में 1 लाइन या 2 लाइन में अपना आंसर लिख कर फिनिश कर दोगे। नाउ मूव टू द 4th क्वेश्चन। नाउ you can see here in the 4th question, name the phenomena which shows the quantum nature of electromagnetic radiation. तो quantum nature हमें कहाँ से मालूम पड़ा था electromagnetic radiation का? कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये एक मेटल की सरफेस होती है, ठीक है। जब इस पर इंसिडेंट लाइट्स आती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो यहाँ पर आके ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेती है, और ये जो मिनिमम एनर्जी इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते थे वर्क फंक्शन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें से फिनोमेना का नाम पूछा है तो हम इतना इसमें अभी डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ये जो तैयारियां करते हैं ना, जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ तक हम क्या होते हैं, सब कुछ कवर कर चुके होते हैं। ये बिल्कुल एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले की तैयारी होती है, जब हम पुराने पेपर्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो इसमें आप अपना आंसर लिख दोगे क्या, कौन सा फिनोमेना है जो शो करता है क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो आप बोल दोगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करता है, क्योंकि ये 1 मार्क का है। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम लॉ। चलो देखते हैं कौन सा लॉ है।
प्रेडिक्ट द पोलरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बिलो। तो आपके पास एक फिगर दिया है, ठीक है। एक फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक रिंग है, जिस रिंग में हमने दो प्लेट्स इंसर्ट की हैं और जिनका नाम दिया है हमने ए एंड बी, और उस रिंग के दोनों तरफ से हमने बार मैग्नेट उसके पास लेकर आ रहे हैं। एक तरफ से आ रहा है नॉर्थ पोल, एक तरफ से आ रहा है उसके पास साउथ पोल, है ना, ठीक है। अब जब इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे तो कोई हम एक तरफ से देखकर उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं यहाँ राइट हैंड साइड से देखूंगी तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व, आप चाहे यहाँ से सॉल्व करो चाहे यहाँ से सॉल्व करो, आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझते कैसे है, मैं मान लेती हूँ जो मेरी बैंगल है, इसको और अब ध्यान से देखो तो एक रिंग के फॉर्म में है। इसको मैंने इस पोजीशन पर अगर रखा है, इसको यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स अगर इंसर्ट कर दी है, अब इस तरफ से मैं इसको दे रही हूँ एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल जा रहा है इधर से, और इधर से इसके पास आ रहा है एक साउथ पोल, ठीक है। दो यहाँ पर बार मैग्नेट आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये वाला नॉर्थ पोल यहाँ पर जाएगा और यहाँ से जब साउथ पोल आएगा, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ जो है हमारी क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जाती है ना। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो रहा होगा इस रिंग के अंदर। अब अगर ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा तो वहाँ से हमको एक याद आएगा, एक लॉ जिसका नाम होता है लेंज़ेस लॉ, ठीक है। वो क्या कहते थे कि अगर इट अपोजेस देयर ओन कॉज, है ना, तो वो अपने ही कॉज को अपोज करता है, मतलब आ रहा हूँ तो आने नहीं दूंगा, जा रहे हो तो जाने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ मैंने बताया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जब सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब मैं इसको लेके सॉल्व करती हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इसके पास आ रहा है एक साउथ पोल, इस तरीके से आ रहा है। तो अब जब आ रहा है तो यहाँ पर अगर लेंज़ लॉ लगेगा तो वो आ रहा है तो आने नहीं देगा। अब आने नहीं देगा तो उसको यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिपल करने के लिए सेम पोलरिटी का प्रोड्यूस करना पड़ेगा पोल। तो उसने यहाँ पर एस प्रोड्यूस कर दिया। अब ये चला जाएगा क्योंकि ये रिपल होगा तो थोड़ा दूर होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रहने वाली है वो कैसी रहेगी, कुछ इस तरीके की रहेगी, ऐसे, है ना, ऐसे रहेगी। तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो आपकी इस तरीके से आई। और आप जानते हो जब सेल आप बनाते हो, अगर कुछ इस तरीके का सेल होता है तो यहाँ से इस तरीके से करंट निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव पोलैरिटी, ये हो जाएगा पॉजिटिव पोलैरिटी। कैसे हुआ, लेंज़ लॉ के थ्रू हुआ, जिसका कहने का मतलब है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ, ए जो है वो हो गया है पॉजिटिव पोलैरिटी का, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे पोलैरिटी बतानी थी, पूरा लॉ किस तरीके से आया वो आपको यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब करना था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.5 है, आई थिंक सो, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेंज़ लॉ अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपको दिख रहा है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया। अब जो क्वेश्चन थे आपके 2 मार्क्स के हो गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से आपका सेक्शन बी चालू हो गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस, हेंस स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमको इंटेंसिटी पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं सिंगल स्लिट के एंड डबल स्लिट के। अगर सिंगल स्लिट का याद करें तो सिंगल स्लिट में हम एक सिंगल स्लिट के थ्रू हम एक पैटर्न ड्रॉ करते थे, जहाँ पर ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आती थी आपकी, कुछ याद आया अगर आपको तो। एंड वहाँ पर आपने ये देखा था, तो यहाँ पर आपको इस सिंगल स्लिट के इंटेंसिटी पैटर्न में आपको ये देखने को मिला था कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है दैट इज़ फार ग्रेटर देन अदर्स मैक्सिमा। तो जितनी भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो आपको कहाँ मिलती थी, सेंटर मैक्सिमा पे मिलती थी। तो आपकी ये इंटेंसिटी हो जाएगी एंड बाकी सबकी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ऐसे ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगी, एट द एंड बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो इंटेंसिटी पैटर्न होता है
ये होता है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का। अगर आपको इंटेंसिटी पैटर्न ढंग से इनका बना लिया तो आप डिफरेंसेस इन पैटर्न्स को देखकर भी बता सकते हो। ठीक, तो ये जो इंटेंसिटी पैटर्न मैंने बनाया है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी इंटेंसिटी हैं अलग अलग पर, सारी ही इंटेंसिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, सारी इंटेंसिटी की जो एम्पलीट्यूड है वो एक इक्वल विड्थ पर आ रहा है ना। तो ये जो हमारा होता है ये होता है डबल स्लिट इंटरफेरेंस। इसमें हम एक डबल स्लिट्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग दो डिफरेंसेस की बात करें, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स की, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, सेंट्रल इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन अदर्स, एंड यहां पर आप लिख सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल द मैक्सिमास आर इक्वल। और क्या बता सकते हो आप कि क्योंकि एक सिंगल स्लिट है तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही स्लिट का यूज़ किया है, और यहाँ पर अगर ये डबल स्लिट है तो यहाँ पर हमने डबल स्लिट्स का यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से स्लिट्स यूज़ हुई हैं यहाँ पर इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए हमने कुछ इस तरीके का यूज़ किया है ना। और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो फ्रिंजेस की विड्थ है यहाँ पर वो सबके लिए सेम है। जो हम जिसको हम बोलते हैं बीटा, फ्रिंज विड्थ को क्या डोट करते हैं बीटा, बीटा जो है वो सबके लिए सेम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या है आपकी डिफरेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपने इंटेंसिटी पैटर्न अगर आपको अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसको रटा नहीं है, थोड़ा डायग्राम भी याद है, तो आप 2-3 पॉइंट्स तो ईजिली वहाँ पर लिख लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस तो फिगर का भी होगा। और आपको पता है कि जब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हैं कि एक 1 ये और एक ये, तो कहीं ना कहीं क्या होगा अगर किसी को अगर ये नहीं भी आए डिफरेंसेस, उससे फिगर बना दिए या, तो उसको थोड़े बहुत तो मार्क्स मिलेंगे ही। तो हमेशा हमें ये ट्राई करना है कि हमें जितना क्वेश्चन आता है उतना हम वहाँ पर अटेम्प्ट कर आए। ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने सोचा कि चलो इसका डिफरेंसेस नहीं आते, मैं नहीं इसको अटेम्प्ट करने। नहीं, अगर आपको इंटेंसिटी पैटर्न्स आने हैं तो आप उतना तो करके आओ, है ना। तो ट्राई तो करना ही है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो चलो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सेट 1 का ही है, जिसमें बोला गया है कि अनपोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू अ पोलरॉइड 1 when this polarized beam passes through another polaroid P2, and if the path axis of P2 makes an angle theta with the path axis of P1, then write the expression for the polarized beam passing through P2 and draw plot showing the variation of intensity when theta varies from 0 to pi। ठीक है, ये कितने नंबर में आया है? 2 मार्क्स में आया है। अब देखो यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ो, अनपोलराइज्ड लाइट दैट मीन्स एन ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट को हम डिनोट किससे करते हैं? क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट हमारी सारे वेरिएशंस में इक्वली जाती है, हर तरफ फैलती है हमारी। अगर सन की भी रेज आ रही है तो चारों तरफ बिखरती है ना, वैसे। और ये मान लेते हैं हम अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। अब इसमें बोला गया है कि इसको हमें एक पोलरॉइड से पास कराना है। पोलरॉइड क्या होता है? तो पोलरॉइड क्या होते हैं कि जिसमें एक पास एक्सिस होती है, उन पास एक्सिस के अलोंग में वो वही लाइट पास करते हैं जो उस पास एक्सिस के जैसी होती है। लाइक अगर दिस वन इज अ पोलरॉइड P1, मान लेते हैं कि इसमें जो पास एक्सिस हैं वो कुछ इस तरीके की है। अब इसको देख के क्या याद आ रहा है कि हम मान लेते हैं हमारे घर में अगर कोई विंडो है उसमें इस तरीके की रॉड्स लगी हुई हैं, तो वहाँ से जो लाइट आएगी अब वो इन रॉड से तो नहीं जाएगी बट इनके इन सेंटर से निकल कर जाएगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये रहा पोलरॉइड, इसमें इस तरीके की लाइन्स है। तो अब जो लाइट आएगी वो इन लाइन से तो नहीं जाएगी, उनके बीच में से जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको क्या मिलेगी, एक पोलराइज्ड बीम मिलेगी कुछ इस तरीके की।
ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो है हमारी आई नॉट। ठीक है, फिर बोला गया है कि अब क्या हुआ, अब एक और पोलराइड है एंड ये जो पोलराइड है इसकी जो पास एक्सिस है वो P1 पोलराइड के पास एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो अगर इसकी पास एक्सिस ऐसी है तो यहाँ पर अगर P2 अगर होगा तो उस P2 की जो पास एक्सिस होगी उन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर एक पोलराइड बनाया, ये रहा P2। ठीक है, अब ये स्ट्रेट है, इसमें अगर मैं इस तरीके से दूंगी, इसके इस तरीके से देखो ये रही, इसमें मैं इस तरीके से अगर रखूंगी या इस तरीके से तो मेरा क्या आएगा, मेरी आएगी एंगल थीटा मिलेगा दोनों के पास एक्सिस के। ये क्या होती है हमारी पास एक्सिस और ये क्या करती है कि उतनी लाइट्स को ही पास करती हैं जो इनके अलोंग पास होती हैं। ठीक, तो इसमें कुछ जो पास एक्सिस है वो कुछ इस तरीके की होगी सो दैट ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो। ओके, ठीक है। अब जो यहां से जो बीम्स आ रही है ये कौन सी बीम है, ये है हमारी पोलराइज्ड बीम। तो अब यहां पर जो आपको बीम मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। ठीक है, इस देखो ये वाली बीम्स गई और यहां से ऐसी वाली आपको बीम मिलेंगी। तो ये अब इस तरीके की बीम हो गई, तो ये भी एक पोलराइज्ड बीम है जिसकी अब इंटेंसिटी जो है वो हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें देख के आप कहोगे कि मैम ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, आई नॉट कॉस थीटा होता तो हम समझ भी जाते क्योंकि ये ऐसे है, ये थीटा है तो इसका ये वाला एक्सिस क्या है वो हमारा कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ एम्पलीट्यूड आता है, तो इंटेंसिटी क्या होती है के ए स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर के है हमारा आई नॉट और ए स्क्वायर पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो एम्पलीट्यूड आया है इसीलिए हमने ये ले लिया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ये जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसने हमें बताया था, ये हमें दिया था मॉलेस लॉ ने। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमें ये हम आपका पूरा डायग्राम बन जाएगा इस पोलराइड वाले केस का। अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारी I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है और हम क्या जानते हैं कि 0 to 2 पाई की रेंज में जो एवरेज वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा की दैट इज 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो I है वो क्या होगा आई नॉट बाई 2, 1/2 होती है ना एवरेज वैल्यू इन दिस रेंज, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट बाई 2। कैसे हुई है, क्योंकि कॉस थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है इन द रेंज ऑफ 0 to पाई इट इज आई नॉट बाई 2, तो अब ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 एंड थीटा की वैल्यू अगर मैं 2 पाई रखती हूँ तो मेरी जो आई की वैल्यू है वो आएगी 0। अब मैंने ये क्यों करा है, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है इंटेंसिटी का जिसमें हमको शो करते हुए कि थीटा की जब वैल्यू वेरी हो रही है तो हमारी इंटेंसिटी कितनी वेरी हो रही है। तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके का, यहाँ पर आप ले लो कि इंटेंसिटी यहाँ पर हो गया आपका थीटा, इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा इक्वल टू 0 पे दैट इज आई नॉट बाई 2, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं आई नॉट बाई 2। यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करके ये जाएगा, कैसे, थीटा इक्वल टू 0 पर आई नॉट बाई 2 है, फिर थीटा इक्वल टू पर ये कितनी है 0 है, इस तरीके से यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट कर देंगे। बात हो गई क्लियर। तो हमने इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जो कि हमारा 2 मार्क्स का है। हमने डायग्राम भी देख लिया, फिगर भी देख लिया, सब कुछ देखने के बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ वेरीज एज। ए में पूछा है कि 10 to the power -12 मीटर टू 10 to the power -8 मीटर तक जो रेंज है उसमें आपकी कौन सी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से, और ऐसे ही बी पार्ट है और इन दोनों के हमें एक एक यूजेस लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, कभी कभी वेवलेंथ दी जाती है, कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
बहुत सारी रिंग, ठीक है। उनको याद करने की हमको क्या होता है, हम सीक्वेंस भूल जाते हैं, कौन सी पहले है कौन सी बाद में, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं ना। तो आज हम एक ट्रिक याद करते हैं, जो कि ट्रिक मैंने बनाई है रिचमॉन्ड इन वीनस यूजेस एक्स्ट्रा, या फिर एक्सेस भी कर सकते हो, एक्सेस या फिर एक्स्ट्रा घी। तो भैया जो रिचमॉन्ड है वो वीनस पे जाके एक्स्ट्रा घी यूज कर रहे हैं, ये आपकी ट्रिक है। अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पूरा कवर हो जाएगा। किसके बारे में? वेव्स के बारे में, रेस के बारे में। जहां से अगर आप इस आर को देखोगे तो आर आपकी है रेडियो वेव्स। अब देखिए कि यहाँ पर जो मैं सिक्वेंस लिख रही हूँ दैट इज डाउन टू अप है, ओके, डाउन टू अप है, ना कि अप टू डाउन है। मतलब नीचे आपकी रेडियो है, रेडियो वेव्स आ जाएंगी, फिर आपकी आ जाएगी माइक्रोवेव्स, फिर आपकी आ जाएगी इंफ्रारेड वेव्स, फिर आपकी आ जाएगी विजिबल, फिर आपकी आ जाएगी अल्ट्रावायलेट रेस। फिर आप इस ई को थोड़ा सा नहीं इग्नोर करेंगे, फिर आप यहाँ से अगर देखोगे एक्स दैट इज द एक्स रे, फिर आपकी आ जाएगी गामा रेस, ठीक है। सारी रेस आपकी कवर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब रेस का आपको सीक्वेंस भी मालूम पड़ जाएगा, रेडियो, फिर आएगी आपको माइक्रोवेव्स, फिर आपकी हो जाएंगी इंफ्रारेड, फिर हो जाएंगी आपकी विजिबल, फिर आपकी हो जाएंगी अल्ट्रावायलेट, फिर आपकी हो जाएंगी एक्स रे, फिर आपकी हो जाएंगी गामा रेस। क्लियर? चलो ठीक है, यहाँ तक भी बात हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप कहोगे कि मैम इनका तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर डाउन टू अप सारी वेव्स लिख दी है बाय दिस ट्रिक, क्योंकि आपको ट्रिक नहीं पता होगी। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस तरीके से लिख लोगे। अब बात करते हैं वेवलेंथ की, क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना है। तो वेवलेंथ का अगर हमें आंसर देना, सबसे पहले हमको याद किसका रखना पड़ेगा? हमको यहाँ पर याद रखना है इस विजिबल का सबसे पहले। तो विजिबल की जो वेवलेंथ होती है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इंफ्रारेड है उसकी स्टार्टिंग होगी किससे? 700 नैनोमीटर से, जहाँ से ये ख़त्म हुआ है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो था इसका तो मतलब ये अल्ट्रावायलेट की एंडिंग होगा। इतनी बात तो हमको यहाँ पे फिलिंग करनी है, एक हमको यहाँ पर फिलिंग मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंफ्रारेड की बात करो तो इंफ्रारेड हमारी वेरी करता है 700 नैनोमीटर टू 10⁻³ मीटर। एंड अल्ट्रावायलेट की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁸ मीटर टू 400 नैनोमीटर। एंड अब माइक्रोवेव्स की बात करोगे तो उसकी स्टार्टिंग होगी 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻1 मीटर। फिर यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग हो जाती है ग्रेटर देन फ्यू किलोमीटर हो जाता है रेडियो वेव्स में। अब अगर आप यहाँ पर एक्सरे देखोगे तो यहाँ पर अगर एंडिंग हुई है 10⁻⁸ मीटर टू, तो इसकी यहाँ पर एंडिंग होनी चाहिए जो यहाँ पर स्टार्टिंग है, तो टू 10⁻12 मीटर, और इधर आ जाएगा 10⁻12 मीटर, और इधर क्या आएगा गामा रेस के लिए 10⁻14 मीटर। तो ये आपकी हो गई वेवलेंथ। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आया कि जिसकी हम यहाँ पर स्टार्टिंग में एंडिंग करते हैं उससे हमारी सेकंड वेव की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब इसको देख के हम आंसर दे देंगे। ए में क्या आंसर आएगा? 10⁻12 मीटर टू 10⁻8, दैट इज द एक्स रे। And what is the answer of this? 10⁻³ meter, 10⁻1 meter, that is the microwaves. अब इनका यूजेस बताना है तो एक्सरे का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम लोग के जब हम लोग को चोट लग जाती है जो हमको दिखती नहीं है तो हम क्या कराते हैं? अपना एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे का क्या काम आता है? टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन आवर बॉडी, यू कैन गो टू द डॉक्टर एंड ही विल सजेस्ट यू कि टू डू द एक्सरे सो दैट ही कैन नो कि व्हाट इनसाइड योर बोन्स डिफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे का वो यूज हो गया टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन योर बॉडी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रोवेव्स, तो देन माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती हैं? तो माइक्रोवेव्स का आप यूज करते हो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। इन रेडार सिस्टम,
कुछ याद आ रहा है? ठीक है, चलो याद आ जाएगा। तो माइक्रोवेव का भी यूजेस देख लिया एंड एक्सरे का भी यूजेस देख लिया। तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक याद रखना, सो दैट आपको सारी वेव्स पता हो, एक सीक्वेंस में पता हो। ये ना हो कि आपने IR अलग कहीं लिख दिया, विजिबल कहीं ऊपर नीचे सब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। जब तक आपको सीक्वेंस पता नहीं होगा आप इन वेवलेंथ को नहीं लर्न कर पाओगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा 8th क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन है और इसको हम रीड करते हैं। इसमें बोला गया है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू एक्साइट अ गैसियस हाइड्रोजन आइटम एट रूम टेम्परेचर। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ द लाइन्स एमिटेड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल है, तो हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो जरूर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमेशा ही स्टेप वाइज मार्किंग तो होती ही है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो गिवन में है आपके पास क्या कि एक इलेक्ट्रॉन बीम जो आपने एक्साइट दी है हाइड्रोजन आइटम में, उसकी एनर्जी दी है। तो आप लिखोगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम is equal to 12.5 electron volt. Now you already know that energy of hydrogen gas at room temperature is equal to कितनी होती है बच्चों? एनर्जी कितनी होती है? तो आप बोलोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों अगर एनर्जी को देखें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 प्लस 12.5। टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी और यहाँ से इस कप को मिलेगा -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हुआ क्या कि जब एक ऑर्बिट है आपका, जो हाइड्रोजन आइटम है वो आपका n इक्वल टू 1 स्टेट पर है, एंड आपके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आई उसकी आपको एनर्जी दी गई थी कितनी? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड हाइड्रोजन आइटम की खुद की एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज -13.6। तो जो टोटल एनर्जी थी इन दोनों की वो आपकी हो गई है -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाइड्रोजन आइटम आपका किस ऑर्बिट तक जा सकता है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऑर्बिट्स निकालने के लिए, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। यही होता है टोटल एनर्जी इज व्हाट? दिस वन, दैट इज -1.1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। फ्रॉम हेयर n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.1। फ्रॉम हेयर you will see it will come across n is equal to 3.5 और आप इसको ले सकते हो लमसम इक्वल टू 3। तो मतलब ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये n इक्वल टू 1 से 2 और 3 तक ही जा सकता है। ठीक है, इतनी एनर्जी ही है इसके पास। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर एक ऑर्बिट्स बनाओ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3, तो पहले क्या होगा? जब ये यहाँ से हाइड्रोजन 3 तक जा सकता है तो 3 से या तो वो डायरेक्टली 1 पर आएगा या फिर वो पहले 3 से 2 पर आएगा, फिर 2 से 1 पर आएगा। और हम जानते हैं कि जब भी हमारी कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन्स जो भी आइटम्स हैं अगर वो डायरेक्टली 1 पर आते हैं, 1 ऑर्बिट पर आते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं लाइमन सीरीज में। और जब 3 से 2 या 4 से 2 लेवल पर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? बामर सीरीज बोलते हैं। इतना तो समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट क्या करना है? वेवलेंथ एंड द करस्पॉन्डिंग सीरीज। चलो वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर उनको कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास हमें n भी पता चल गया है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला क्या था हमारा, ये फॉर्मूला था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, व्हाट इज आर, रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला वेयर आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपके पास अगर देखो तो n, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो n है वो हमारा डायरेक्टली 3 2 1 आया है, 3 पर था 1 पर आ गया डायरेक्ट, तो जो हमारा 1 पर अगर डायरेक्ट आएगा तो वो हमारा कौन सी सीरीज में कहलाता है, लाइमन सीरीज में कहलाता है। एंड यहाँ पर n1 कितना हो जाएगा, तो n1 आपका हो जाएगा 1 एंड n2 हो जाएगा आपका 3, तो वही हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 10⁻⁷, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, तो ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷, तो यहाँ से ये आएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, और ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू द 102.55 नैनोमीटर। ठीक है, तो कितनी वेवलेंथ आ गई आपकी इस केस के लिए, वो आपकी वेवलेंथ आ गई है 102.55 नैनोमीटर। जब आपका ये कहाँ से एमिट हुआ है, थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आया है। अब चलते हैं हम दूसरे केस पर जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि वो पहले थर्ड से 2 पर आया हो। तो जब वो थर्ड से 2 पर आया होगा तो क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, हमारे पास से चेंज होगा n1 एंड n2 की वैल्यू, है ना। तो अब हमारे पास जो n1 है वो हो जाएगा 2 और जो n2 है वो हो जाएगा हमारे पास 3, तो अब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसको आप देखोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5/36, और इसको आप अगर और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 656.33 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर, तो ये भी हो गया। तो आपने भी कहाँ से कहाँ तक निकाल लिया, आपने ये वाला कैलकुलेट कर लिया लैम्डा, दैट इज 102.55 नैनोमीटर, एंड ये वाला आपका आया है 656.33 नैनोमीटर। अब कौन सा बचा है आपके पास, अब सेकंड से वो 1 पर आया हो वो भी देख लेते हैं। अब जो वैल्यू है हमारे पास इस थर्ड केस के लिए वो हो जाएगी n1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 एंड n2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, तो 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 1/4 विच इज़ 3/4, और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 121.53 नैनोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जब आया तो उसमें जो वेवलेंथ थी वो थी 121.53 नैनोमीटर। तो हमने क्या कर लिया, हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें क्या बताना है आपको, करस्पॉन्डिंग सीरीज भी बताना है जिनसे ये एमिट हुआ है। तो 3 to 1 एंड 2 to 1 जो हैं वो हमारे आते हैं लाइमन सीरीज में, एंड जब वो 3 to 2 आया है तब वो हमारा है बामर सीरीज। तो इस तरीके से आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे। इसको बाल्मर नहीं बोलते हैं, एल जो है हमारा साइलेंट होता है, इसको हम बामर बोलते हैं। ठीक है, तो हो गई क्लियर। इस तरीके से आप अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे जिससे आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जिसमें बोला गया है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो हम 2 प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखते हैं किसकी, परमानेंट मैग्नेट की। इफ वी टॉक अबाउट अ परमानेंट मैग्नेट, तो ऐसे कौन से मटेरियल आप लोगे जिसको आप यूज़ करो परमानेंट मैग्नेट बनाने का। कोई भी तो मैटर नहीं ले लेंगे मटेरियल हम जिसको बना लेंगे परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है कि जिसको हम मैग्नेटाइज्ड करते हैं और वो मैग्नेटाइज जो प्रॉपर्टी उसमें रहती है वो हमेशा रहे, परमानेंटली रहे, उसको हम बोलते हैं, मतलब उसकी रिटेंटिविटी जो है वो ज़्यादा हो कि अगर उसको मैग्नेटाइज्ड करें तो इट विल बी देयर, मतलब वो डीमैग्नेटाइज्ड ना हो। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी जो रिटेंटिविटी है वो क्या हो, हाई हो। तो अगर हम कोई भी ऐसा मटेरियल ले रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें हम कितनी भी दम दें लेकिन वो डीमैग्नेटाइज्ड ना हो। नाउ कम टू द सेकंड
प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि अगर हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करा है, अगर उसके आसपास हम कोई ऐसा मटेरियल लेकर आ रहे हैं और उसके कारण उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब वो उसके कारण वो अपनी मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी को वीक ना करे, तो इसका मतलब जो हायर एक्सटर्नल फील्ड वगैरह कुछ भी है उसके कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हाई कोरेसिविटी। तो ये तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उन मटेरियल्स में जिसमें को हम यूज़ करेंगे परमानेंट मैग्नेट को बनाने में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी एक टेम्पररी मैग्नेट होती है, मतलब उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग मैग्नेटाइज्ड करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज्ड भी इजीली हो जाती है। तो ये क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। तो टेम्पररी मैग्नेट के लिए हमें किसी मटेरियल को यूज़ करना है तो उसका मटेरियल का जो कोर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें अगर हमने मैग्नेटाइज्ड किया तो वो ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए, मतलब उसकी जो रिटेंटिविटी की जो कैपेबिलिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लो रिटेंटिविटी हो, कि उसको मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को अपनी रिटेन ना करे ज़्यादा देर तक। और कैसा होना चाहिए, इसका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिससे हम उसको जब मन चाहे तब हम उसको मैग्नेटाइज्ड कर लें। इसका मतलब होता है हाई परमेबिलिटी, दैट मीन्स उसका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मन चाहे तो हम कर लेंगे, नहीं मन है तो नहीं कर रहे। ठीक है, टेंटिविटी की पावर कम होनी चाहिए, इसी डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए, और परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट विच एक्ट एज अ टेम्पररी मैग्नेट, यू कैन से दैट। चलो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो अब आप आगे करोगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपके हैं 2 पोर्शंस, ए पार्ट एंड बी पार्ट, और ये टोटल जो मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के दैट इज 3 मार्क्स। दैट मीन्स ए पार्ट आपका हो जाएगा 1.5 मार्क्स का एंड बी पार्ट भी आपका हो जाएगा 1.5 मार्क्स का, है ना। तो अगर आपको मान लेते हैं कि कभी कभी ये होता है कि हमको दोनों पार्ट्स नहीं आते हैं, बट यू शुड ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 पार्ट। अगर आपको दूसरा पार्ट नहीं भी आता उसके कारण पूरे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, यू शुड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, है ना। हमको इसीलिए तो हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना ए पार्ट, जिसमें बोला गया है अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज ऑल्टर्ड सो दैट हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बोला है कि जो आपका हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना चेंज होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हीट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H is equal to I square RT. Also you know that from the Ohm's law that is V equal to IR, or you can say I is equal to V upon R. ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कि हम I को रिप्लेस कर सकते हैं V अपॉन R से, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर RT, दैट विल कम आउट V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक है, ये आपका क्या रिलेशन आ गया, हीट इज इक्वल टू V स्क्वायर RT, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर भी कर सकते हो, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे एज ओम्स लॉ सेज दैट I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि आपको ये दिख रहा है कि हीट और जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, एंड आप क्या बोल सकते हो,
H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो मेरा H2 था वो इंक्रीज हो गया है प्रीवियस हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड के, दैट इज 9H1 हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकती हूँ। H2 क्या हो जाएगा मेरा 9H1 अपॉन H1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। H1 से H1 हो जाएगा कैंसिल, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9V1 स्क्वायर। और आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो V2 is equal to under root 9V1 square which is equal to thrice of V1. That means potential difference जो change हुआ है that is change by a factor of 3, increases by a factor of 3 or you can say change by a factor of 3। तो आप लास्ट में वहाँ पर कंक्लूड कर दोगे that potential difference changes by a factor of 3 or you can say increases by a factor of 3। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा सॉल्व और आपको मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स। बट यहाँ पर बस नीट एंड क्लीन करना है, जो भी आपको आंसर मिलता है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है या फिर जो भी आपका मेन आंसर है उसको आप क्या करोगे ब्लॉक में कवर करके रखना। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना जो एग्जामिनर होता है हमारा वो बहुत ही सारी कॉपी चेक करता है ना, तो वो जल्दी में रहता है तो उसे मेन पोर्शन दिखता है। तो आप अपने मेन पोर्शन को एक ब्लॉक में कवर कर सकते हो। आपने कोई थ्योरी लिखी है तो जो मेन लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। इस तरीके से अपने मार्क्स को गेन करने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ द 11th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट से। इसमें बोला गया है कि इन द फिगर शोन एंड एमीटर ए, ये रहा आपका एमीटर एंड ये रहा आपका रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। दिस इज योर टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स विच इज हैविंग एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज ईएमएफ, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। Now you have to calculate the voltmeter reading and the ammeter reading। ठीक है, तो इस एमीटर की रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम इजीली देख पा रहे हैं कि इसमें अगर हम लोग करंट अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस तरीके से तो आपका करंट का फॉर्मूला होता है, आप अपने क्या करोगे स्टार्टिंग गिवन पोर्शन से करोगे, आप वहाँ पे सारी चीजें लिखोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। I इक्वल टू क्या होता है इन दिस केस वेयर द EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन एज वी नो दैट I इक्वल टू V अपॉन R। V is replaced by EMF and resistance is now total resistance in which आपकी रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज एडिड। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 प्लस 2 विच इज 12 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो दिस इज योर एमीटर रीडिंग। करंट निकाल लिया आपने, रीडिंग्स कर ली। अब हमारी एमीटर की रीडिंग्स तो आ ही चुकी है, हमने उसका आंसर देख लिया। करंट हमारा कितना आया इसके लिए 2 एम्पियर आ गया। अब अगर बात करें यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग की तो हमें वोल्ट मीटर कहाँ पर दिख रहा है, इस जगह पर दिख रहा है, मतलब इस सेल से वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर में जब हम वोल्ट निकालते हैं इसके केस के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है दैट EMF माइनस IR वेयर R इज द normal resistance or internal resistance, then your answer should be it is a internal resistance। ये क्या है हमारी यहाँ पर internal resistance है। clear? what is this EMF? तो यहाँ पर इस सेल का EMF कितना है तो आपका आंसर आएगा 12 वोल्ट। what is the current? जो यहाँ से हमने एमीटर की रीडिंग के लिए जो करंट निकाला वही तो इस सेल में जाएगा। तो यहाँ पर करंट कितना हो गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर फॉर द वोल्टमीटर रीडिंग। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो योर आंसर इज 2 ओम एंड यहाँ से आएगा 12 माइनस 4 विच इज 8 वोल्ट। तो hence the voltmeter reading for the circuit is 8 volt। क्लियर, एमीटर रीडिंग हो गई, वोल्टमीटर रीडिंग हो गई, सारा ही हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट की। और 13th क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स को कैरी करता है। तो इसमें ए पार्ट में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड।
अब आपको एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को देखकर आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या ये डायग्राम फॉरवर्ड बाइस्ड है या फिर रिवर्स बाइस्ड है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कब हमारा डायोड हम फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं, कब हमारे डायोड को हम रिवर्स बाइस्ड कहते हैं। तो अगर हमारा डायोड जो है कुछ इस तरीके का होता है, अगर इस डायोड को मैं इस तरीके से अगर कनेक्ट कर दूं जिसमें ये वाला टर्मिनल P एंड N है डायोड का, अगर इस P टर्मिनल को अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करती हूँ और नेगेटिव N को मैं N नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती हूँ, तब हमारा कहलाता है फॉरवर्ड बाइस्ड। एंड द थिंग्स वर चेंज्ड व्हेन वी कनेक्ट लाइक दिस। डायोड को मैंने एज इट इज रखा, लेकिन मैंने जो टर्मिनल है अपनी बैटरी के वो मैंने चेंज कर दिए। नाउ यू कैन सी दैट ये जो N टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो P टर्मिनल है डायोड का दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज रिवर्स्ड बाइस्ड। ओके, अब इसमें आपको देखोगे तो कोई आपको बैटरी तो नहीं दी है, बट आपको ये दिख रहा है कि जो डायोड है ये रहा इसका P और ये रहा इसका N, एंड इस डायोड को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा है जो कि इसका N टर्मिनल जो है इसके अक्रॉस यहाँ पर +5 वोल्ट मिल रहा है, एंड ये जो P टर्मिनल है दैट इज यहाँ पर ग्राउंडेड है, दैट मीन्स ये क्या रहा होगा 0। ठीक है, अब फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए क्या होना है, फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए हमारे P टर्मिनल में जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन द N टर्मिनल होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, Vn है आपका +5 एंड Vp हो रहा है 0, दैट मीन्स Vn क्या है वो ग्रेटर है Vp से, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड या रिवर्स्ड बाइस्ड। तो आप कहोगे ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा रिवर्स्ड बाइस्ड में, क्योंकि +5 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली दैट एवरीवन नोज अबाउट दिस। तो यहाँ पे आप लिख दोगे द जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स्ड बाइस्ड। ठीक है, तो हमने बता दिया। नाउ कम टू द बी पार्ट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट में। बी पार्ट में आपसे पूछा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड स्टेट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आपके पास एक सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है तो वो मैंने बना के रखा है। वेवफॉर्म्स जो बनानी है वो भी मैंने बना के रखी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी वर्किंग बताऊंगी। पहले मैं समझाती हूँ डायग्राम कैसे बनाना है। इफ यू टॉक अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर, तो उस फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा उसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स हो गई है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी हो गई ये वाली। इस सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से हम क्या करते हैं, इसको टैप्ड कर देते हैं, इसीलिए इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। इसके सेंटर से हमने क्या कनेक्ट करा है, इस टर्मिनल के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, जहां से हमको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक बात हो गई। एंड इस सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने अपर साइड कनेक्ट करा है डायोड D1 PN डायोड, एंड यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमने एक PN जंक्शन डायोड बनाया जिसका हमने नाम दे दिया है D2। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में कि जब हम इनपुट देते हैं पॉजिटिव AC सिग्नल इसको देते हैं, तो पॉजिटिव AC सिग्नल की जो वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, साइनसॉइडल। ठीक है, तो आपको ये भी दिख रही है। तो जब हम ये इनपुट यहाँ पर देते हैं तब क्या होता है कि इसके अपर साइड में, जो अपर साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो डायोड D1 है उसके पास जाता है ये वाली वेवफॉर्म, जिसके कारण ये जो डायोड है ये पॉजिटिव हो जाता है D1 एंड डायोड D2 जो है वो नेगेटिवली कनेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है कि डायोड D1 जो है वो हमारा हो जाता है फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड जैसे ही डायोड हुआ तो ये वाला जो टर्मिनल है ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा एंड यहाँ से करंट फ्लो होगा और आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली जब हम यहाँ पर नेगेटिव वेवफॉर्म देते हैं, नेगेटिव AC सिग्नल देते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है, तब क्या होता है कि ये यहाँ पर आता है नेगेटिव और यहाँ पर होता है पॉजिटिव। डायोड D1 के पास आता है नेगेटिव वेवफॉर्म, यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव, और तब यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है ये हो जाता है ओपन सर्किट और ये वाला हो जाता है शॉर्ट सर्किट, एंड यहाँ से आपका एक करंट फ्लो होता है और आपको क्या मिलता है, अपना आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बोला है वही मैंने को लिखा है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ AC दैट इज दिस केस, तब आपका डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस्ड विच एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग, और डायोड D2 हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड दैट इज ओपन सर्किट। देन द वेवफॉर्म फॉर दिस वन कुछ इस तरीके की हमको मिलती है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
ठीक है। एंड फिर क्या होता है, जब हम ये वाला वेव फॉर्म देते हैं नेगेटिव AC, तब हमको D1 हमारा रिवर्स बाइस में जो कि ओपन सर्किट और D2 हमारा फॉरवर्ड बाइस एंड विच एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। अभी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वहाँ पर आपको अपने जब पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं आंसर, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने हैं अपने आंसर, जिससे आपका जो आंसर का जो एक कहते हैं ना क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस केस में आपको जो वेव फॉर्म मिलती है ना वो इस तरीके की मिलती है। एंड जब दोनों आउटपुट वेव फॉर्म आती हैं निकल कर, तो वो आती हैं आपकी डायोड D1 की। डायोड D1 की जो आपकी वेव फॉर्म है वो इस तरीके की आएंगी और डायोड D2 की कुछ इस तरीके की आएंगी। और आपको यहाँ पर फाइनली फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा समझा सकते हैं, बता सकते हैं D1 क्या है, D2 क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट, आप अपनी लैंग्वेज में पॉइंट बाई पॉइंट सारे ही आंसर्स लिख कर, फिगर ड्रॉ कर कर, वेव फॉर्म बनाकर आप अच्छे से वहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन, जो कि कैरी करता है हमारा 3 मार्क्स। इसमें पूछा गया है कि यूजिंग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट शो हाउ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, राइट 2 फीचर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके इतने पोर्शन की ही अभी अगर हम बात करें जिस तक जहाँ पर अपन को आंसर देना है कि फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट का यूज करके हमें आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको एस्टैब्लिश्ड कराना है। तो अगर फोटो पिक्चर की यहाँ पर बात आ गई है तो हमें यहाँ पर इसकी थ्योरी में हमको रिकॉल करना पड़ेगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर दे पाएंगे। उस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमको वहाँ पर बताया गया था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते क्या थे, क्वांटा बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आप लिखोगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आप ऐसे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप इसको पूरा फुल फॉर्म लिखना, प्लैंक्स वाला पूरा क्वांटम थ्योरी। जो लाइट है हमारी, लाइट रेडिएशंस consist of tiny particles जिसको हम बोलते क्या है, क्वांटा। ठीक है, एंड इसी में बोला था कि जो 1 क्वांटम ऑफ लाइट है उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स, जो कि हमारे ट्रेवल करते हैं विथ द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो रहे हैं। चलो अब थर्ड में फिर है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज E इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक भी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पर अब बात आएगी कि आइंस्टीन फोटो इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए हमने किया था एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें ये रहा आपका एक मेटल सरफेस, जिसमें जब आपने लाइट का रेडिएशन कराया फिर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, है ना। तो जब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जब आपका रेडिएशन जो आ रहा है वो जितनी एनर्जी से आ रहा है, ये अपनी एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था। एक इसका पार्ट था जो कि थी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज नोन एज वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं फाइ नॉट से। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो किस में चली जाती थी, उसकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो आप इसकी चली जाती थी टू इम्पार्टिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जो आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है दैट इज h न्यू विच इज एनर्जी फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपकी ये वाली इक्वेशन आती है बाय यूजिंग द फोटॉन्स पिक्चर ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। कैसे, मैंने बोला कि ये जो एनर्जी जो आई ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट्स व्हाई आई राइट लाइक दिस एंड दिस इज योर इक्वेशन विच इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ठीक है, इतनी बात तो यहाँ तक हो गई। नाउ वी आर टॉक अबाउट द टू फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। अगर टू फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर इसमें ये होता है कि पहले तो यहाँ पर ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर नहीं मिला कि अगर यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर बढ़ा देते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी पे क्यों फर्क नहीं पड़ता। मतलब ग्रेटर इंटेंसिटी कैन नॉट बी अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी, बाय वेव थ्योरी। ठीक है, एंड दूसरा ये होता है कि वाई द थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर क्यों आ जाती है, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट वेव थ्योरी ऑल्सो fails to explain the existence of threshold energy. What is threshold energy? कुछ याद आ रहा हो इस तरीके का, एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये भी आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या, वेव थ्योरी। और इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, इतनी बात हो गई, हम इस तरीके से पूरा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर लोगे। नाउ मूव टू द 15th क्वेश्चन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि हमारा 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। इसका मतलब दोनों ही पार्ट्स हो सकता है इक्वल मार्क्स कैरी करते हो। तो हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं, जिसमें बोला गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, ये रहा आपका एयर मीडियम, ये रहा आपका वाटर मीडियम। यहाँ से एक 589 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, अब जब वेवलेंथ यहाँ पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो यहाँ पर वाटर में आकर क्या हो गई, इसमें बेंडिंग हो गई और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड लाइट हो गई। ठीक है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, दैट इज 1.33 एंड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इस रिफ्रैक्टेड लाइट की वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। इसकी हमारे पास वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम होगी, एंड क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है तो ये इसकी भी हमें क्या मालूम होगी, स्पीड भी मालूम होगी। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेट करने के सबसे पहले तो आपके पास आपको क्या निकालना चाहिए यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इस मीडियम के लिए वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू एंड द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन लैम्डा, where c is the speed of light which is 3 into 10 to the power 8 and what is lambda here, तो आप कहोगे 589 into 10 to the power नैनोमीटर है 10 to the power -9। अब जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा 5.09 into 10 to the power 14। अब इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज हो जाएगी, तो इसकी आपको क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी आपकी कैलकुलेट हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पीड की, विच इज डिनोटेड बाय v एंड v का फॉर्मूला होता है c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ याद आया? अब c is same 3 into 10 to the power 8. What is the refractive index? As we can see here that the refractive index is water is 1 and what is the refractive index of air is 1. तो यहाँ पर आ जाएगा 1.33 एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी ये दोनों चीजें तो कैलकुलेट हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट की। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेवलेंथ, तो यहाँ पर जब ये वेवलेंथ जो है वो यहाँ से 589 नैनोमीटर थी, बट वो यहाँ पर जब आई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, बट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब चेंज हो गया है, तो यहाँ पर जो आपका लैम्डा डैश है, जो आपकी न्यू वेवलेंथ है फॉर द रिफ्रैक्टेड लाइट, वेवलेंथ है फॉर द रिफ्रैक्टेड लाइट इज गोइंग टू बी डिक्रीज होगी बाय द फैक्टर ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा अपॉन न्यू, वेयर लैम्डा इज 589 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन न्यू इज 1.33 और इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो आपका निकल कर आएगा 444 अप्रॉक्सीमेटली नैनोमीटर। ठीक है, तो आपकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हैं और वहाँ पर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है, तो वो दूसरे मीडियम के जो वेवलेंथ, जो दूसरा मीडियम उसके फैक्टर से डिक्रीज ही होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपको मिल गया। देखो डिक्रीज हुई ना, यहाँ पर 589 नैनोमीटर थी और यहाँ पर लैम्डा क्या हो गई हमारी 444 नैनोमीटर हो गई है, डिक्रीमेंट हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके ए पार्ट को हम लॉक करते हैं एंड मूव करते हैं इसके बी पार्ट पर। चलो इसके बी पार्ट को रीड करते हैं। इसके बी पार्ट में बोला गया है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस मेड अप ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल से ये बना है उसका है 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस। मतलब यहाँ पर अगर रेडियस R1 है, यहाँ पर अगर R2 है, दोनों की है RR। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द फोकल लेंथ इज, कितनी दी गई है इसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप अगर गिवन पोर्शन की बात करें तो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप लिख लोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है दोनों R। फोकल लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.55। ओके, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हम जानते हैं अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ के इस अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ की बात करें तो हम साइन लेते हैं वहाँ पर पॉजिटिव, एंड लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करते हैं तो हम साइन लेते हैं नेगेटिव। अगर हम इतने लेंस, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम इस वाले लेंस की बात करें जिसकी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है R1, तो उसकी फेसिंग है हमारी पॉजिटिव तरफ, तो R1 हो जाएगा आपका R। अब इफ वी टॉक अबाउट द R2, तो इसकी फेसिंग है नेगेटिव साइड, तो R2 हो जाएगा हमारा नेगेटिव बार अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज बिकम -R। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आपको निकालना है। अब आप क्या इसका यूज करोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का लिखोगे, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये क्या है, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मुझे ये बताओ कि इसको अगर हम देखें तो इसका तो हमारे पास है, इसके सराउंडिंग में क्या है हमारे पास एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1, क्योंकि हमने देखा था कि म्यू इज लिखते हैं μ2/μ1, वो हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे मेंशन करोगे μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास और μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो हम यहाँ पर सिर्फ μ2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा काम चल जाएगा। हमारे पास अब गिवन है 1/20 एंड ये हो जाएगा 1.55 माइनस 1 सिंस μ1 इज इक्वल टू 1 एंड 1/R1 इज R माइनस 1/-R, जिसको आप लिखोगे 1/20 इक्वल टू 0.55 जो आपने माइनस करा ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 2/R। फ्रॉम हेयर क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2/R एंड R इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में थी, इसलिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेंटीमीटर में ही रहा और आपका R1 आ गया 22 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा -22 सेंटीमीटर। क्लियर, आपका सब कुछ कैलकुलेट हो गया। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को लॉक करोगे, अपने आंसर को ब्लॉक में करोगे और हैंस करके सारी चीजें, हैंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इज 22 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी क्लोज्ड एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।